गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स की। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि किसी गतिशील पार्टिकल या जो सिस्टम है, निकाय है, उसका वेव फंक्शन क्या होता है या बोले तो स्टेट फंक्शन क्या होता है। ठीक है ना, उस स्टेट फंक्शन की क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में हम आज और कुछ बात करते हैं। जो लास्ट चैप्टर में हमने बात किया वो था स्टेट फंक्शन और वेव फंक्शन। ठीक है, अवस्था फलन या तरंग फलन। ठीक है, तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है, जैसे कि आप जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या जितने भी आप मासिव पार्टिकल्स की बात करें सभी के साथ, लेकिन जितना ज़्यादा पार्टिकल का मास होता जाता है उतनी ज़्यादा जो वेव लेंथ होती है पार्टिकल की, हमने डी ब्रोगली वेव लेंथ में देखी थी कि वो कम होती जाती है। इसलिए जो बड़े मासिव पार्टिकल होते हैं, बड़े पिंड होते हैं, उसके साथ जो वेव होती है वो हमको दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन जब हम छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उनके संगत जो वेवलेंथ होती है वो मेजरेबल होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो क्वांटम मैकेनिक्स है, इसके अंदर जो भी गतिशील पार्टिकल है, जो भी गतिशील पार्टिकल है, गतिशील कण है, इनकी अवस्था को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वेव फंक्शन की कल्पना करते हैं यहाँ पे कि एक वेव फंक्शन हो जो इस पार्टिकल की, ठीक है ना, ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल की किसी पोजीशन r के ऊपर और समय t के ऊपर हमको स्थिति बताता है। ठीक है ना, इसकी अवस्था के बारे में बताता है कि किस टाइप का ये वेव फंक्शन है। ओके, तो ये जो वेव फंक्शन है ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये कुछ इसकी विशेषताएं दी हुई था कि ये वेव फंक्शन है वो किसी पोजीशन r t के ऊपर इसकी पार्टिकल की पोजीशन बताता है। दूसरा कि ये जो है सम्मिश्र हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो सकता है। तीसरी चीज कि ये जो वेव फंक्शन है इसकी वैल्यू उस जगह पे ज्यादा होती है। देखो, जैसे ये वेव फंक्शन है तो इसकी वैल्यू उस जगह पे ज्यादा होती है जहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है ना, जहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वहाँ पे इस वेव फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है, और जहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम है वहाँ पे इस वेव फंक्शन की वैल्यू कम होती है। इसलिए ये जो वेव फंक्शन है ये प्रायिकता भी देता है। ठीक ना, ये प्रायिकता भी देता है। ठीक है, और मैक्स बोर्न ने ये बताया कि जो स्थिति प्रायिकता घनत्व है, स्थिति प्रायिकता घनत्व, ठीक है ना, स्थिति प्रायिकता घनत्व जिसको हम पी आर टी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी आर टी क्या है? स्थिति प्रायिकता घनत्व, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है ये जो है ये प्रोपोर्शनल को होता है साइन आर टी के मोड के स्क्वायर के। ठीक है ना, ये पी आर टी इक्वल टू मोड साइन आर टी, ये जो स्क्वायर है ये जो स्थिति प्रायिकता घनत्व है इसके समानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात यदि हम किसी डीवी आयतन के अंदर, ठीक ना, किसी डीवी आयतन के अंदर हम किसी पार्टिकल के, ये जो पार्टिकल है इसके लिए हम किसी निकाय में केडी के अंदर बात करें और डीवी आयतन की बात करें तो डीवी आयतन में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? पी आर टी डीवी। ठीक ना, क्योंकि ये घनत्व है, स्थिति प्रायिकता घनत्व है। घनत्व का मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु हो, ठीक ना, इसमें हम यदि v वॉल्यूम का भाग देते तो ये इस वस्तु का घनत्व आ जाता है। मान लो ये q है। ठीक है ना,
तो यहाँ पे क्या है, प्रायिकता है, यहाँ पे प्रायिकता का फैक्टोरियल है, ठीक है। तो ये प्रायिकता है। तो यदि ये वैल्यू क्या बताती है कि एकांक आयतन के अंदर प्रायिकता, ठीक ना। जैसे हम मास की बात करते हैं, m/v, ρ = m/v, तो इसका मतलब क्या होता है, एकांक आयतन में द्रव्यमान, एकांक आयतन में द्रव्यमान, ठीक है ना, एकांक आयतन के द्रव्यमान द्वारा। ऐसे ये प्रायिकता है, ये एकांक आयतन में पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता देती है। तो डीवी आयतन यदि हम यहाँ पे लिखते हैं तो डीवी आयतन में पाए जाने की प्रायिकता टी आर वेक्टर टी इक्वल टू साई आर टी मोड का स्क्वायर डीवी, ठीक ना। ये यहाँ तक हमने किया था नेक्स्ट वर्ड। इसलिए ये जो देखो, ये है साई आर टी, इस साई आर टी में, क्योंकि ये देखो प्रोबेबिलिटी दे रहा है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है पाए जाने की। तो इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ये जो साई आर टी है इसको प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, इसको प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो यहां से देखिए जो पी आर वेक्टर टी डीवी इक्वल टू साई आर टी है, ये किसी डीवी आयतन में है। यदि हम इसी वेव फंक्शन को लेके साई आर टी को लेके, ठीक है, ये बात करें इसका संपूर्ण आकाश में, पूरे स्पेस में, ठीक है ना, ऑल स्पेस में इसका यदि हम समाकलन करें, संपूर्ण आकाश में यदि इसका समाकलन करें, तो देखो पूरे आकाश में यदि कोई एक पार्टिकल है तो उस पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं पे तो होगी, मतलब पार्टिकल कहीं ना कहीं तो पाया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो इसका मतलब ऑल स्पेस के लिए इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1। ओके, ऑल स्पेस के लिए इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1। तो इस समीकरण को, ये जो समीकरण है, इस समीकरण को हम प्रसामान्यीकरण कहते हैं, ठीक ना। ये जो प्रतिबंध है, ये जो कंडीशन है, इसको हम प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध कहते हैं, ठीक है। और इस समीकरण का जो ये वेव फंक्शन इस समीकरण का पालन करते हैं उसको प्रसामान्यीकृत फलन कहते हैं, ठीक है। और यदि कोई वेव फंक्शन इस समीकरण का पालन करते हैं तो उसको हम वर्ग सम्मानित, उस फलन को, ठीक है ना, इस फलन को हम वर्ग समाकलनीय फलन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध। तो जो है वो यही है, ठीक ना। इसी को हम थोड़ा सा अलग से लिख लेते हैं कि प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध क्या होते हैं, प्रसामान्यीकृत फलन क्या होते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया होगा ये। आज हम बात करते हैं प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध एवं सामान्यीकृत तरंग फलन, ठीक है ना, प्रसामान्यीकृत तरंग फलन। इसको हम ये बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, ठीक है ना, इसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ठीक है। एंड जो वेव ये तरंग फलन है इसको बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड
ठीक ना, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, तो देखिए अभी हमने जो बात की, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि कोई गतिशील, माना किसी गतिशील कण की, किसी गतिशील कण का जो तरंग फलन है वो क्या है, साई आर टी। ठीक है ना, तरंग फलन साई आर टी है। ठीक है, तो ये है, तो किसी स्थिति r व समय t पर, ठीक है, किसी स्थिति r वेक्टर व समय t पर आयतन अल्पांश में जो आयतन अल्पांश में पाए जाने की प्रायिकता, ठीक ना, आयतन अल्पांश में पाए जाने की प्रायिकता निम्न होगी। ये ऑलरेडी हमने अभी भी किया है। ठीक ना, क्या पी आर वेक्टर टी डीवी आयतन अल्पांश डीवी है इक्वल टू वेव फंक्शन है आपका साइन आर टी। ठीक है, तो इसका हम यदि मोड का स्क्वायर कर देंगे तो ये प्रायिकता घनत्व, और यदि डीवी लगा देंगे तो डीवी में पाए जाने की प्रायिकता। ठीक है, समीकरण 1 कर दो। अब देखो ये जो आयतन अल्पांश डीवी में पाए जाने की प्रायिकता है, ओके, लेकिन यदि हम इसका, ये आयतन अल्पांश है, यदि ये हम पूरे संपूर्ण आकाश के लिए करें, ठीक है ना, होल स्पेस के लिए करें, ठीक है ना, हर जगह के लिए करें, तो जो ये पार्टिकल है पूरे आकाश में कहीं ना कहीं पे तो पाया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रायिकता है, प्रायिकता देखो अधिकतम 1 होती है, अर्थात यदि कोई वस्तु हमको कहीं पे पाई जा रही है, इसका मतलब उसकी प्रायिकता 1 है। ठीक है ना, मैक्सिमम प्रायिकता 1 है। तो पूरे आकाश के लिए यदि हम इसका इंटीग्रल करें, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आएगी। ओके, अर्थात पार्टिकल आकाश में कहीं ना कहीं पे तो होगा। तो इसको हम ऊपर की तरफ कर रहा हूं। ठीक है, तो क्योंकि कण संपूर्ण आकाश में कहीं ना कहीं उपस्थित होगा। अतः समीकरण कहीं ना कहीं उपस्थित होगा। अतः समीकरण 1 का संपूर्ण आकाश के लिए समाकलन करने पर, ठीक है ना, संपूर्ण आकाश में समाकलन करने पर क्या होगा, मतलब ऑल स्पेस, यहाँ पे आप ये लिमिट लगा सकते हैं, ऑल स्पेस -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी dx dy dz। तो ये पी आर टी डीवी ऑल स्पेस के लिए, ये इंटीग्रल ऑल स्पेस मॉड आर
टी का होल स्क्वायर, ओके, ये डी। तो जो मैक्सिमम प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। समीकरण 2 दे दो। तो जो मैक्सिमम प्रायिकता होती है वो क्या होती है, 2 होती है, सॉरी समीकरण 2 है, प्रायिकता 1 होगी। तो ये जो समीकरण कहलाती है, ठीक है, ये समीकरण प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध कहलाती है। इसको करने पर, ठीक है, संपूर्ण आकाश के लिए समाकलन करने पर ये इक्वेशन आती है। समीकरण 2, समीकरण 2 समीकरण 2 तरंग फलन साई आरटी के लिए प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध, प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध, ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन, ये होता है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहलाती है, ठीक है ना, कंडीशन कहलाती है। और जो वेव फंक्शन है, ठीक है ना, कहलाती है, तथा तरंग फलन, ठीक है ना, तरंग फलन जो साई आरटी है, तरंग फलन साई आरटी प्रसामान्यीकृत तरंग फलन, ठीक है ना, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन कहलाता है। और एक और ये जो वेव फंक्शन इसका पालन करता है, ठीक है ना, और ये जो तरंग फलन है साई आरटी प्रसामान्यीकरण के लिए प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध कहलाता है। और जो वेव फंक्शन इस समीकरण का पालन करता है, ठीक है ना, इस समीकरण का पालन करता है, वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाता है, ठीक है ना। तथा और ये जो साई आरटी है, ठीक है ना, साई आरटी, यदि ये समीकरण 2 का पालन करता है तो साई आरटी वर्ग समाकलनीय, ठीक है ना, वर्ग समाकलनीय फलन भी कहलाता है, ठीक है ना, वर्ग समाकलनीय फलन भी कहलाता है। तो ये जो कंडीशन थी, ये थी प्रसामान्यीकरण के लिए, ठीक है ना, कि वेव फंक्शन जो ये है, वेव फंक्शन देखो इसके अंदर कल हमने वेव फंक्शन की बात की थी, उसमें हमने बात की थी कि ये जो वेव फंक्शन है, इस वेव फंक्शन का कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होता है, ठीक है ना। फिजिकल मीनिंग होने का मतलब कल भी मैंने इसके ऊपर जोर देके समझाने की कोशिश की थी, आज फिर से मैं इसके ऊपर जोर देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिकल मीनिंग का मतलब होता है कि इसका अपना कोई खुद का नाम नहीं है इस वेव फंक्शन का। ये साई आरटी मतलब ये खुद कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है ना, इसका नाम होने का मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, सॉरी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं,
ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिनको हम रेडिएशन भी बोलते हैं, ठीक है ना, उनकी बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में या रेडिएशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ और दूरी के साथ, ठीक ना, चेंज होते हैं। तो हम वहाँ पे जब भी रेडिएशन की बात करते हैं तो उसमें हम बताते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है वो समय के साथ चेंज हो रहा है, दूरी के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र में। तो वहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी है वहाँ पे वो है विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, ठीक है। ऐसे यदि हम साउंड वेव की बात करें, ठीक है ना, वाटर वेव की बात करें, जो स्ट्रिंग वेव होती है, रस्सी के अंदर तरंग होती है, उनकी बात करें तो वहाँ पे प्रेशर होता है, ठीक है ना, जो प्रेशर दूरी के साथ चेंज होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पे साई आर टी का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है ना, साई आर टी के साथ कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जो कि समय या दूरी के साथ चेंज हो रही हो, ठीक है। उस जिसको हम ऐसे कह सकते हैं भाई कि इसमें दाब में परिवर्तन हो रहा है या आयतन में परिवर्तन हो रहा है, या फिर आपकी बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन हो रहा है, या वो ऐसा कोई और अदर कोई फील्ड हो कि उस चीज़ के अंदर ये चेंज आ रहे हैं, ठीक है ना, दूरी के या समय के साथ। तो यहाँ पे अभी तक इसका ऐसा कोई पता नहीं चला है, बस इसको यहाँ पे एक इमेज किया गया था कि ऐसा एक वेव फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो उसको लेके ये आगे 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 थ्योरियाँ बनती गई, थोड़ी थोड़ी इसको लोग प्रूव करते गए, और ये जो डेली लाइफ है उससे थोड़ा थोड़ा मैच करते गए, और यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म हो गया। पूरी क्वांटम मैकेनिक्स ही कोई ये, जैसे हम क्लासिकल मैकेनिक्स में तो क्या होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में तो हम क्या करते हैं कि जितनी भी चीज़ें, जितने भी लॉ, नियम, सिद्धांत बने हैं, सारे के सारे हमारे सामने ऑब्जर्व हुए हैं, ठीक है ना, हमारे सामने घटित हुए हैं, हमने आसानी से उनको देखा है, और फिर उसके बाद में उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर करके वो रिजल्ट्स बनाए हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है ना, ये सारे जितनी भी अभी तक हमने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हुए हम आए हैं, वो सारे दिमाग में सोची गई कहानियां हैं, ठीक है ना। पहले कहानियां रची गई और फिर बाद में उसको धीरे धीरे प्रूव किया गया, ठीक है। ये मतलब जो इमेजिनरी वर्ड है ये है वो वर्ड, तो इसको थोड़ा सा समझने में क्या है कि थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सारी की सारी इमेजिनरी हैं, इमेज करना पड़ता है यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में सब सारी चीज़ें। तो क्वांटम मैकेनिक्स यदि हम ऐसे जो थ्योरी पढ़ते हैं बड़ी इजी होती है थ्योरी, लेकिन यदि इन थ्योरी के पीछे ये एक एक जो वर्ड होते हैं इनके पीछे का हम जब यदि अर्थ समझने की कोशिश करें, ठीक है ना, बहुत थोड़ा डीपली में जाएं तो फिर पता चलता है कि यार ये तो बहुत उलझा हुआ मामला है। फिर आपका जो दिमाग है वो चकराने लग जाएगा क्या क्या चीज़ है ये, ठीक है ना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने पढ़ा है, ठीक है ना, वो उसके लिए हम थ्योरी देखते हैं तो बड़ी इजी होती है समझाने में या देखने पढ़ने में कि भाई कि संवेग और स्थिति का हम एक साथ मापन नहीं कर सकते, ठीक है ना। लेकिन क्यों नहीं कर सकते, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे जो आप थ्योरी देखोगे तो उसमें फिर उलझन होती है अंदर, ठीक है ना। आप यदि उसको बार बार देखोगे, अच्छे बुक्स पढ़ोगे, तब समझोगे, तब जाके थोड़ा दिमाग में फिर पढ़ने लगेगा, ठीक है ना। लेकिन एक बार में वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझ में ही नहीं आता है। थोड़ा थ्योरी है वो समझ में आती है कि स्थिति और संवेग का एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। थ्योरी बहुत ईजी है, वो बात नहीं है, लेकिन जो समझना है उसके पीछे का जो लॉजिक है, ठीक है ना, उसका जो फिजिकल मीनिंग है वो बहुत डिफिकल्ट है समझना। ओके, तो ये जो वेव फंक्शन था उसकी थोड़ी सी कहानी थी, मैंने समझाने की कोशिश की। अब हम बात करते हैं, अब ये जो साई आर टी है ये देखो अवस्था फलन है, तो ये जो प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध है ये हम अभी तक क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, ये थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज ही चल रही है क्वांटम मैकेनिक्स की, ठीक है। कि
क्योंकि उसमें हम आगे क्या क्या करने वाले हैं, कैसे कोई भी हम निकाल लेंगे, सिस्टम लेंगे और उसको सोल्व करने के क्या तरीके हैं, वो तरीके ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं छोटे छोटे चीज़ों के अंदर। तो ये जो है प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध, तो एक ये साई आरटी के ऊपर पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में ये काम आएगा। यदि ये जो वेव फंक्शन हमने ये यहाँ पे माना है, कल्पना की है इस वेव फंक्शन की, ये प्रसामान्यीकरण नहीं है, तो फिर हम इसको आगे किसी भी मतलब जो भी हमारे पास प्रॉब्लम होगी उसको हम आगे सोल्व नहीं कर सकते। तो प्रत्येक वेव फंक्शन को पहले प्रसामान्यीकरण करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। जो भी हमको प्रॉब्लम दी होगी उसमें पहले यही चीज़ देखनी पड़ेगी। हर प्रॉब्लम में, क्वांटम मैकेनिक्स में हर प्रॉब्लम में यही चीज़ देखनी पड़ेगी पहले कि जो गिवन वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है, ठीक है। यदि नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो हम उस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमको उस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड करना पड़ेगा, ठीक है ना, और फिर उस प्रॉब्लम को हम आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। तो अब दूसरी जो चीज़ है, देखो ये नॉर्मलाइज होने का मतलब थोड़ा सा और बता देता हूँ, ठीक है, कि जो जैसे हम यहाँ पे एनर्जी स्टेट्स आगे हम चलेंगे तो यहाँ पे एनर्जी स्टेट्स की बात करेंगे, ठीक है ना, कि कोई निकाय है उसकी एनर्जी स्टेट्स है और प्रत्येक एनर्जी स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, प्रत्येक एनर्जी स्टेट्स के करस्पॉन्डिंग अलग अलग वेव फंक्शन होंगे, ठीक है ना। साई 1 साई 2 साई 3 जो भी स्टेट होगी उसके अलग अलग के करस्पॉन्डिंग अलग अलग वेव फंक्शन होंगे। तो अलग अलग वेव फंक्शन होंगे, तो देखो जैसे यदि पार्टिकल यहाँ पे है तो यहाँ है, तो यहाँ पे होने का मतलब है कि जो साई 1 है इसके करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन होगा वो साई 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साई 1 का मोड का स्क्वायर हमेशा 1 होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है साई 1 का मोड का स्क्वायर हमेशा 1 होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी इस वन स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है। लेकिन यदि हम इसको ये करके साई 1 साई 2, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू जो होगी साई 1 साई 2, तो इसकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं आएगी, ठीक है ना, इसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी, इस वैल्यू हमेशा 0 आएगी, ओके। इसकी वैल्यू 0 आएगी। इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, ठीक है ना, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, लंब कोणीयता प्रतिबंध, ठीक ना। तो हम चलो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, लंब कोणीयता के बारे में भी। आपका है लंब कोणीयता, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ आइगन फंक्शन, जो आइगन फलन है आपके आइगन फलनों की लंब कोणीयता, इसको बोलते हैं लंब कोणीयता, लंब कोणीयता, ठीक है ना, लंब कोणीयता। तो यदि हमारे पास देखो दो तरंग फलन है, ठीक है, यहाँ पे लिख लो, यदि सॉरी देखो यदि हमारे पास दो वेव फंक्शन है साई व फाई, ठीक है ना, तो ये एक इक्वेशन है साई डी वी, ठीक है ना, ये पॉली स्पेस के लिए हो सकती है, तो इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है ना। यदि यहाँ पे लिख लो, यदि दो तरंग फलन साई व फाई निम्न समीकरण या निम्न समीकरण का
पालन करते हैं, ठीक ना, निम्न समीकरण का पालन करते हैं। जहां समीकरण क्या है, इंटीग्रल साई स्टार फाइव dv इक्वल टू 0, ठीक है, निम्न समीकरण। तो तरंग फलन लंब कोणीय कहलाते हैं। तो तरंग फलन साई है फाइव क्या कहलाते हैं, लंब कोणीय कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यदि ये साइन फाइव दोनों इक्वल हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये लंब कोणीयता कंडीशन कहलाती है। समीकरण साइन और फाइव निम्न समीकरण का पालन करते हैं। तो तरंग फलन ये निम्न समीकरण है, तो तरंग फलन साइन और फाइव लंब कोणीय कहलाते हैं, ठीक है ना। ऑर्थोगोनल ये यहाँ पे जो है इसको लिख लेना, ऑर्थोगोनल, ठीक ना, ये ऑर्थोगोनल कहलाते हैं। और ये जो समीकरण है, कुछ भी दे दो इसको, समीकरण एक लंब कोणीयता प्रतिबंध कहलाता है, ठीक है। तो ये लंब कोणीयता प्रतिबंध कहलाता है। तो जैसा मैंने अभी बताया कि यदि देखो ये एनर्जी स्टेट है, तो पार्ट इन एनर्जी स्टेट के करस्पॉन्डिंग ये प्रत्येक के लिए जो वेव फंक्शन होंगे अलग अलग होंगे। इसके लिए साई है, इसके लिए फाई है, इसके लिए कुछ और है, डेल्टा है, ठीक है ना। तो यदि सेम वेव फंक्शन है dv, तो ये इसको स्टार लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी, डेट मीन्स ये प्रसामान्यीकरण होगा, ठीक है ना। और ये दिख रहा है इधर, ठीक है ना, साई स्टार साई इक्वल टू 1 होगी। और यदि ये साई फाई है, ठीक है ना, dv, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी, ठीक है। ये लंब कोणीय कहलाते हैं। लंब कोणीय का तो मतलब यहाँ पे ऐसे नहीं है कि भाई ये एक दूसरे से लंबवत होते हैं, ठीक है, लंबवत नहीं, इनका मतलब फिजिकल मीनिंग ये लंबवत होना नहीं होता है यहाँ पे फलनों का, ठीक है। ये यहाँ पे सिर्फ ये बताते हैं, जैसे साई स्टार साई प्रसामान्यीकरण को बताता है कि इस रेंज में, जो दी गई रेंज है, इस रेंज में पार्टिकल कहीं ना कहीं पाया जाएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है ना, प्रसामान्यीकरण का। और तो गोनेलिटी ये है कि उस दी गई रेंज में पार्टिकल नहीं पाया जा रहा है, ठीक है ना, शायद नहीं पाया जाना, ये लंब कोणीयता है इसमें, ओके। तो ये आज इतना ही इस लेक्चर में, और कुछ नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद।